हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। उससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 है, इसका नाम है वेव ऑप्टिक्स और अभी इसका वीडियो है क्विक रिवीजन वीडियो। ठीक है, तो बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको उसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर। उसके पहले समझ जाओ बेसिकली वेव फ्रंट होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पानी में, ठीक है, अगर आपने किसी पॉइंट पर एक बॉडी को फेंक दिया तो ये वो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस हो चुका है। ठीक है, अब इसके आसपास पानी ऐसे वेव्स फॉर्म नहीं करती है क्या? करती है ना सर। तो ये जो ये डिस्टर्बेंस का पैटर्न डेवलप हो रहा है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ये जो डिस्टर्बेंस का पैटर्न डेवलप हो रहा है ना, इसे वेव फ्रंट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको अपन सर? वेव फ्रंट बोलते हैं। ऐसा मानते हैं कि एनर्जी हमेशा आउटवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस फ्लो करती है। ठीक है, तो वेव फ्रंट मतलब आपको वेव बनाना पड़ेगा। वेव फ्रंट मतलब आपको वेव बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वेव का मतलब डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस कब बनेगा? जब कोई सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, तो वेव फ्रंट जो है ना वो बेसिकली होते हैं अपने पास में तीन तरह के। ठीक है, पहले अपने पास में होता है, अपने पास होता है एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है तो वो बना के देगा अपने पास में कैसा स्फेरिकल वेव फ्रंट बना करके देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अपने पास में कोई लीनियर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है तो वो लीनियर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जो है वो अपने पास में एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना करके देगा। अगर आपके पास में कोई लीनियर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है तो वो एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना करके देगा। अगर मान लीजिए कोई बहुत दूर से कोई लाइट रेज आ रही है, ठीक है, तो वो अपने पास ना प्लेन वेव फ्रंट बना करके देती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? अगर बहुत दूर से लाइट रेज आ रही हैं तो वो हमारे पास में एक प्लेन वेव फ्रंट आपको बना करके देती हैं। ये इसका बेसिक फंडा होता है। ठीक है, वेव फ्रंट समझ में आ गया? तो वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। ठीक है, और ये वेव फ्रंट के अपने पास में टाइप हो चुके हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, लीनियर वेव फ्रंट और मतलब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और एक अपने पास में था प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। अब इसी के बेसिस पे अपन स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही शानदार सी चीज जिसे कहा जाता है सर हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, इसे कहा जाता है सर हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो हाइगन प्रिंसिपल के दो पॉइंट्स होते हैं, जरा उन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस था। ठीक है, अब ये बनी उसकी वेव फ्रंट, इसको बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो प्राइमरी वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पार्टिकल अपनी अपनी वेवलेट प्रोड्यूस करेगा। आगे ना बात समझ में? प्राइमरी वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पार्टिकल अपनी अपनी वेवलेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे ये अपने पास एक पार्टिकल था, ये उसकी वेवलेट हो गई। एक पार्टिकल था, इसकी वेवलेट हो गई। अपने पास एक ही पार्टिकल था, इसकी वेवलेट बन गई। ठीक है, तो प्राइमरी वेव फ्रंट और इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, और हमने सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंशियली कट कर दिया है तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा सर? सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में होता है हाइगन्स प्रिंसिपल। पहला पॉइंट क्या होता है उसका? एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस विच प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या होता है? क्या सरफेस टेंजेंशियली कटिंग ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स इज बेसिकली कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव फ्रंट and that is how a wave propagates in a given medium। ठीक है, आगे ये वाली बात समझ में? यस, ये वाला फंडा बेहतरीन तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मैं आप लोग को लेकर के आता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर। देखो, इंटेंसिटी जो होती है ना, दिस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी किसी भी लाइट की होगी ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है जैसे अपने पास मान लो दो सोर्सेज ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये दो सोर्स ऑफ लाइट मिलकर के जो नेट इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पर इंटरफेरेंस का भी जिक्र करना पड़ेगा, तो वो इंटेंसिटी अपन कैसे निकालते हैं सर? उसका फॉर्मूला ये होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू पहले वाले की इंटेंसिटी प्लस दूसरे वाले की इंटेंसिटी प्लस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरफेरेंस टर्म। भाई ये क्विक रिवीजन वीडियो है, यहाँ आप लोग को सारे फॉर्मूले आते होंगे, मैं आप लोगों के सामने रिवाइज करवा रहा हूँ सारे फॉर्मूले। ठीक है, अगर आपको डिटेल लेक्चर देखना है इसका कि इंटरफेरेंस टर्म क्या होता है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वहां पे डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, नाउ दिस इज द इंटरफेरेंस टर्म I12। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2
ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ क्या हो जाएगा सर phi1 माइनस phi2, दिस इज द इंटरफेरेंस टर्म, ठीक है, दिस इज द इंटरफेरेंस टर्म। अगर मान लो इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू 0 आ गई, मतलब देयर इज नो इंटरफेरेंस, ठीक है। अब इसके पीछे देख लॉजिक क्या होता है, अगर अपन एवरेज निकालते हैं, डेरिवेशन में करवा के रख चुका हूं मैं, ठीक है, अगर अपन एवरेज निकालते हैं cos थीटा का तो दैट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में होते हैं दो तरह के सोर्सेज, एक होता है कोहेरेंट सोर्स, एक होता है इनकोहेरेंट या फिर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं विच आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। अगर वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन कर लेते हैं तो इससे फायदा क्या हो जाता है कि सर फिर जो ऊपर वाला कॉस कंपोनेंट है ना ये भी कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर कॉस कंपोनेंट कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका एवरेज फिर 0 नहीं आएगा, मतलब इंटरफेरेंस होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इनकोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है तो सर यहाँ पे क्या होता है कि फेज डिफरेंस इज वेरिएबल, ठीक है। अगर वेरिएबल फेज डिफरेंस है तो ये कोसाइन कंपोनेंट बिकम्स वेरिएबल, एंड इफ दिस कोसाइन कंपोनेंट बिकम्स वेरिएबल तो फिर इसका एवरेज 0 आ जाएगा। अगर इसका एवरेज 0 आ गया, इंटरफेरेंस टर्म 0 हो जाएगा, मतलब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए अपने पास में दो सोर्सेज हैं, एक का एम्पलीट्यूड A है, दूसरे का एम्पलीट्यूड B है, और दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, फाई के बराबर है। तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो हो जाएगा R के बराबर, ठीक है। तो R इज द रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, R इज द रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में, अंडर रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर 2ab cos phi, ठीक है। R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab cos phi के बराबर। क्या ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? जानदार शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है अपने को। अब आपको लेकर के आता हूं मैं इंटरफेरेंस के ऊपर। इंटरफेरेंस बेसिकली दो तरह का होता है, ठीक है। एक हमारे पास में होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं, उसमें से पहला हमारे पास में क्या होगा सर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और दूसरा हमारे पास में क्या होगा सर, दूसरा हमारे पास में होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। अब जरा अपन फोकस करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा सर, रिजल्टेंट वेव जो है ना उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब वो मैक्सिमम कब होगा सर, जब cos phi मैक्सिमम होगा। अब ये cos phi की मैक्स वैल्यू क्या होती है सर, cos phi की मैक्स वैल्यू होती है +1, ठीक है। अब ये +1 कब आती है, 0 पे आती है 2 पाई पे आती है, 4 पाई पे आती है, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो क्या मैं इसको 2n पाई कह सकता हूं सर? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। नाउ अ थिंग इज देयर कि अगर आपको ये अपने पास आ गया इसका फेज डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको निकालना है पाथ का डिफरेंस, तो पाथ का डिफरेंस निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, लैम्डा बाई 2 पाई टाइम्स फेज का डिफरेंस। लैम्डा बाई 2 पाई टाइम्स फेज का डिफरेंस करूंगा ना तो अपने पास में क्या बचेगा सर, लैम्डा बाई 2 पाई टाइम्स फेज का डिफरेंस करा तो अपने पास n लैम्डा बचेगा। सही जा रहा हूं क्या मैं? बिल्कुल सही जा रहा हूं सर। ये 2, अच्छा लैम्डा, अच्छा एक सेकेंड, पाथ का डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2 पाई टाइम्स फेज का डिफरेंस। सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिस इज द पाथ डिफरेंस फॉर व्हाट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड शुड बिकम मिनिमम, तो मतलब cos phi शुड बी मिनिमम, और cos phi की मिनिमम वैल्यू क्या होती है सर, -1 होती है। तो ये कब आएगा सर, ये आएगा तब जब phi की वैल्यू पाई हो जाएगी, 3 पाई हो जाएगी, 5 पाई हो जाएगी, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। इसको मैं जनरलाइज करके 2n-1 पाई लिख सकता हूं क्या? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं इसको अपन 2n-1 पाई के बराबर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये अपने पास में आ गया इसका फेज, क्या बोलते हैं, फेज का डिफरेंस, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका पाथ का डिफरेंस, तो पाथ का डिफरेंस निकालने के लिए कुछ नहीं है, लैम्डा बाई 2 पाई था, तो लैम्डा बाई 2 पाई टाइम्स फेज डिफरेंस, तो लैम्डा बाई 2 टाइम्स 2n-1, ठीक है। लैम्डा बाई 2 टाइम्स क्या हो जाएगा सर यहाँ पे 2n-1, लैम्डा बाई 2 टाइम्स 2n-1। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली चीज क्लियर बैठ गई है सर? बिल्कुल क्लियर बैठ गई, इसमें कोई दो राय अपने को हो ही नहीं रही है, ठीक है। अब इसमें ये वाली बात आप लोग को समझ में आ गई है ना। अब जरा एक बात और समझते हुए चलना कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना आगे इंटरफेरेंस की, तो उसके पहले हमको एक बार ये समझना पड़ता है कि डबल स्लिट में बेसिकली क्या होता है, ठीक है। एक स्लिट ये, एक स्लिट ये, इनका सेपरेशन डिस्टेंस छोटा वाला d है, ठीक है। मैं किसी पॉइंट पे निकालना चाह रहा हूँ पाथ का डिफरेंस, ठीक है। तो वहाँ पे जो पाथ का डिफरेंस है ना वो बेसिकली क्या हो जाएगा सर, x d बाई डी हो जाएगा। x क्या होता है सर, सेंट्रल मैक्सिमम से कंसर्न्ड पॉइंट की दूरी, उसको अपन x से कर देंगे रिप्रेजेंट, तो पाथ का डिफरेंस बिकम्स x d बाई डी, ठीक है। अब जरा गौर करना, अगर मैं आपसे बात करता हूँ ब्राइट फ्रिंजेस की, ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भैया ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज में आप पहले तो ये समझें x d बाई डी तो है ही ना,
ये तो पाथ का डिफरेंस है ही। और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आपने क्या पढ़ के रखा है यहाँ पे, ब्राइट फ्रिंज अपने पास आता है एन लैम्डा के बराबर पाथ का डिफरेंस, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एन लैम्डा, तो ये पाथ का डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, एन लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। ये आ गया अपने पास में किसके लिए सर, ये आ गया ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। लेकिन अगर डार्क फ्रिंज की बात करनी है तो फिर डार्क फ्रिंज के लिए अपन क्या करेंगे, देखो एक्स डी बाई डी तो है ही, बस मैंने इसको x डैश कर दिया है, ठीक है, अदरवाइज वो सेम लगेगा ना, दैट्स वाई, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए व्हाट वाज द पार्ट डिफरेंस, लैम्डा बाई 2 टाइम्स 2n माइनस 1 था, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे सर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैम्डा बाई 2 टाइम्स कर देंगे 2n माइनस 1। तो देयरफॉर nth डार्क फ्रिंज के लिए अपने पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा डी बाई 2d, ठीक है। ध्यान रखना ये फॉर्मूले काफी एक जैसे ही लगते हैं। तो ये अपने पास में आ गया, अपने पास में क्या सर, पोजीशन फॉर nth डार्क फ्रिंज, और ऊपर वाला अपने पास में है पोजीशन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। दीज आर द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। और ये अपने पास में हो गया है सर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, ठीक है। आगे पूरी बात समझ में, ये आपके पास में इसका पूरा फॉर्मूला जो है वो खोल के अपन ने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है। अब मैं आप लोगों को करवाता हूँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है सर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या होता है कि अपने पास में एक अपन ने ये स्लिट का प्लेन लेके रखा है और ये अपने पास में अपन ने एक स्क्रीन लेके रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जरा गौर करिएगा, एक ओपनिंग यहाँ लगा दी, एक ओपनिंग अपन ने यहाँ पे लगा के रख दिया, ठीक है। अब क्या करेगा भाई, यहाँ से वेव्स पूरे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो भाई ये पहले इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ बनेगा, दोनों का क्रस्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद सर फिर ये इसका ट्रफ बनेगा और फिर सर ऐसे ही इसका भी ट्रफ बनेगा। तो ऐसे करते 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 होता क्या है ना कि सामने अगर आप चेक करेंगे ना तो बस ये वाला ब्राइट होता है, इसके साइड वाला डार्क होता है, फिर ये ब्राइट होता है, फिर साइड वाला डार्क होगा, यहाँ पर भी ये वाला डार्क होगा, फिर ये ब्राइट होगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट अकरेंस होता है यहाँ पे स्क्रीन पर डार्क फ्रिंजेस का और ब्राइट फ्रिंजेस का। तो इसको, ये अपने पास था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा फंडा, ठीक है। यहीं पर डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस की बातें शुरू हुई थी। अब होता क्या, जैसे मान लो अगर बीटा को मैं बोलता हूँ कि बीटा इज द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, कितनी चौड़ी ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। बीटा इज द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। और वहीं पर बीटा डैश में ले लेता हूं, दिस इज द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, बीटा डैश इज द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो होता क्या है ना, यहाँ पे इस बात को तो अपन ने बाकायदा रिकॉर्डिंग में प्रूफ भी करके रखा हुआ है कि अगर आप इसमें बात करें YDSE में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आप बात करेंगे तो जितनी चौड़ी डार्क फ्रिंज है ना उतनी ही चौड़ी ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश के बराबर बनता है, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, बीटा डैश के बराबर आ जाएगा। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो चुका है? यस सर, बिल्कुल बेहतरीन तरह से ये वाला फंडा हमारे दिमाग में क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। चले निपटाया जाएगा इसको, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो कोहेरेंट सोर्सेज, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, वो सब चीजें आप लोगों को मैंने पता करके रख दी हैं। अब देखो, जब इंटरफ्रेंस होगा ना तो आप निकालोगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, तो अंडर रूट ऑफ पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos थीटा, और ये अपने पास में ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ i1 i2 cos फाई वाज नथिंग बट जस्ट द इंटरफ्रेंस टर्म। मैं चाहता हूं कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के चल दें, ठीक है। आगे आप लोग को ये वाली पूरी बात समझ में, जल्दी से मुझे कंफर्मेशन देते हुए चलना कि बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ पोलराइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो पोलराइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि इट इज अ फिनोमेना इन विच द वाइब्रेशंस ऑफ द ऑर्डिनरी लाइट इज कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर प्लेन ओनली, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे मान लीजिए अपने पास में एक ना पूरी ऑर्डिनरी लाइट आ रही है, ठीक है। इसका हर तरफ इसकी लाइट का वेक्टर जा रहा है, एक ऑर्डिनरी लाइट आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब क्या होता है सर कि अगर मैं ना इसको एक पोलराइजर में से पास करवा देता हूं, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक है पोलराइजर, अगर मैंने इस ऑर्डिनरी लाइट को इस पोलराइजर के थ्रू पास करवा दिया, ठीक है, तो जो वर्टिकल वाइब्रेशन है वो रुक जाएंगे और बचेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले वाइब्रेशन सर, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस में बेसिकली देखो क्या होता है, वर्टिकल वाला तो आप पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये ऐसा वाला था ना, तो यहाँ पे सिर्फ जो ये वर्टिकल वाले हैं बस वो पास कर जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाला रुक जाएगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल वाला ऐसे पास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। इसको अपन ने कर दिया है प्लेन पोलराइज, क्या कर दिया इसको अपन ने कर दिया सर प्लेन पोलराइज,
अब सही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर मैं ना एक पोलराइजर ऐसा लगा दूं, ठीक है, ऐसा, तो अब जो वर्टिकल वाइब्रेशन है ना उसको भी रोक दूंगा मैं। अब जो ये ऐसे उचक उचक के जाए थे ना वो भी नहीं पास कर पाएंगे, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, नो लाइट। यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे सर, नो लाइट। और ये अपने पास में पोलराइजर है, और ये है हमारे पास में ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। ये हमारे पास में ऑर्डिनरी लाइट थी। तो किसी भी पोलराइजर के थ्रू जो लाइट रेस बाहर निकलती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा अपने पास में क्या होता है, दोनों पोलराइजर्स के बीच का एंगल होता है, ठीक है। और ये मैलस लॉ होता है। तो ये अपने पास में कहानी होती है अबाउट पोलराइजेशन। आगे पूरी बात समझ में, यस सर। ये वाला फंडा भी जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है दिमाग में। और बेसिक फॉर्मूले जो थे वो तो मैंने आप लोगों को लिखवाई दिए। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी के बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अपने पास में डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज निकालना होगा, तो एक जनरल सा फॉर्मूला होता है, यू कैन टेक दिस फॉर्मूला इनटू अकाउंट एज वेल। और इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा ये जानदार शानदार सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने सच में आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।